कमेंट की प्रॉब्लम होती है, कमेंट हमें सामने में देखना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ होमवर्क सीरीज दिया था और होमवर्क सीरीज के प्रश्नों का आपके सामने में आंसर आ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग 10 शानदार जो बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं उस बिहार स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग 10 आधुनिक भारत के इतिहास के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे पूरे विश्लेषण के साथ में। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या था? ये जो दशेर कथा है साथियों, याद रखिएगा, ये दशेर कथा ये क्रांतिकारी पुस्तक हुआ करती थी। ये क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे इसके बारे में कहा जा रहा है, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि इसके लेखक सखाराम गणेश देवस्कर को माना जाता है। ये जो पुस्तक थी दशेर कथा, इसे ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था और ये जो पुस्तक है वो ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों पर लिखा गया था। तो दो बातें यहां से याद रखेगा कि जो पुस्तक है दशेर कथा, इसके लेखक कौन है। तो दशेर कथा के लेखक की बात करें साथियों तो सखाराम गणेश देवस्कर का नाम याद रखिएगा। दूसरी बात, ये पुस्तक जो थी ये पुस्तक ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों पर लिखा गया था और कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक पे प्रतिबंध लगा दिया था, याद रखिएगा। इसके लेखक का नाम आपके पेपर में पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी। आपको बताना है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी। तो याद रखेगा ये है हमारे बाबा ठाकुर दास, याद रखेगा इनका नाम कि बाबा ठाकुर दास ने ही बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छा, अगर यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी बंगाल में। आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी बंगाल में। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी बंगाल में। आपको बताना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1897 ईस्वी, याद रखेगा, में बंगाल में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि 1906 से 7 में पटना में ये जो दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र है, याद रखिएगा कि जो समाचार पत्र है दी मदरलैंड, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका भी आंसर लिखेगा बाबा ठाकुर दास जी। तो दो बातें याद रखना है आपको। सबसे पहला कि रामकृष्ण सोसाइटी जिसकी स्थापना भी पटना में ही की गई थी, याद रखिएगा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना भी पटना में ही की गई थी साथियों। और उसके बाद 1906 से 7 में पटना में एक मैगजीन निकला करती थी दी मदरलैंड, याद रखेगा। ये दी मदरलैंड जो मैगजीन है इसकी भी शुरुआत किसने किया था तो बाबा ठाकुर दास जी के द्वारा ही किया गया था। फणींद्र नाथ घोष की बात करता है, कहता है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे। आपको पता है कि फणींद्र नाथ घोष से एक और प्रश्न बनता है कि बताइए कि जब HSRA का गठन हो रहा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन साथियों है कहां। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। तो पूछता है अक्सर प्रश्न में कि जब HSRA का गठन किया गया था उस वक्त वह कौन से बिहार के क्रांतिकारी थे जो फिरोज शाह कोटला मैदान में गठन के वक्त मौजूद थे। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाता है फणींद्र नाथ घोष, याद रखेगा ये कौन हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। बाद में आपने सुना होगा कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को 23 मार्च 1931 ईस्वी को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखेगा इनके सजा में सरकारी गवाह के रूप में इन्हीं का नाम दिया गया था। फणींद्र नाथ घोष को ही सरकारी गवाह बनाया गया था। कहते हैं किसी बात से आक्रोशित होकर के चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने 1932-33 के टाइम पीरियड की बात है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी थी। ये चंद्रमा सिंह और ये बैकुंठ शुक्ल ये दोनों बिहार के रहने वाले थे, बिहार के चंपारण साइड के रहने वाले थे, याद रखिएगा। और इन दोनों ने ही मिलकर के क्या किया था तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। क्योंकि फणींद्र नाथ घोष ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ क्या किया था, सरकारी गवाह बने थे, सरकारी गवाही दी थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। प्रश्न है कि पटना युवक संघ, याद रखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहां से बनेगा कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा अगर बात होगी कि पटना
युवक संघ की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 1927 याद रखना है आपको, 1927 ईस्वी याद रखना है, 1927 याद रखना है। 1927 में पटना युवक संघ की साथियों स्थापना हुई थी, याद रखेगा 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस युवक संघ के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहले अध्यक्ष की बात करें तो कृष्ण वल्लभ सहाय का नाम याद रखिएगा, कृष्ण वल्लभ सहाय इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन, ये जो पत्रिका है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है एक, जिसका नाम है देश, याद रखिएगा देश। अब इसको याद कैसे रखना है कि इस पत्रिका के जो संपादक थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको याद रखना है। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको याद रखना है। जैसा समझिएगा, हम कैसे याद रखेंगे कि इसके संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न की उपाधि दी गई थी। साथियों याद रखिएगा, देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दी गई थी और देश पत्रिका का संचालन भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू ही कर रहे थे, ये बात याद रखना है। कहता है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? अगर हम नहर शुल्क की बात करें तो नहर शुल्क के विरोध में जो आंदोलन हुए थे ये 1930 ईस्वी की बात है। यह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड की बात है। अब बात आती है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कब हुआ था? तो 1930 में गांधी जी के द्वारा जब दांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो उसी समय बिहार के शाहाबाद के क्षेत्र में, जहां से हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह आते थे, याद रखेगा, इसी शाहाबाद के क्षेत्र में नहर शुल्क का विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिहार कौमिक सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। साथियों चलिए इसका आंसर करेंगे कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना साथियों 27 नवंबर 1921 को हुई थी। कहा जाता है कि उस समय बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, किसके द्वारा? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस कौमी दल की स्थापना की गई थी। ये जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थे, याद रखिएगा, इन्होंने कौमी दल की स्थापना बिहार में धार्मिक सौहार्द की भावना बनाए रखने के लिए किया था। तो याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? अब अगर हम बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना फरवरी 1923 में हुई थी। याद रखेगा, फरवरी 1923 की बात आएगी। फरवरी 1923 मतलब फरवरी 1923 में किसकी स्थापना हुई थी साथियों? तो याद रखेगा, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर से चीजों को समझिएगा, कह रहा है प्रश्न कि बिहार में स्वराज पार्टी। तो अब अगर हम पूछे स्वराज पार्टी की इतिहास पूछे बिहार से, तो क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हम बताएंगे कि फरवरी 1923 में। लेकिन भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना मतलब राष्ट्रीय स्तर पे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 याद रखना है सबसे पहले। अब देखिए चीजों को समझिएगा, कहते हैं कि 1922 में जब बिहार के गया में कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो इसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास कर रहे थे। CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद के आनंद भवन में इन्होंने 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी की स्थापना कर दी, जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। याद रखिएगा, ये स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। फिर फरवरी माह में बिहार में भी इस स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। कहते हैं कि अगर हम बात करें कि भारतीय मतलब कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करने के बाद उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष CR दास बनाए गए, जबकि सचिव के पद पे मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, अगर चेयरमैन का नाम पूछेगा तो चेयरमैन का नाम हम बताएंगे CR दास। अच्छा, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ था,
तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय साथियों इलाहाबाद हुआ करता था उन दिनों। कब स्थापना हुई? तो 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अच्छा, सचिव का नाम पूछे तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव हुआ करते थे, यह बात याद रखिएगा। लेकिन बिहार के संदर्भ में पूछे कि बिहार में इसकी स्थापना कब की गई, तो फरवरी 1923 में बिहार में स्थापना की गई। दूसरी बात कि बिहार में जब फरवरी 1923 में स्थापना की गई तो बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, याद रखेगा। तो बिहार में स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो बनाया गया था साथियों, किसको? तो आपको बताना है, तो श्री नारायण प्रसाद का नाम याद रखेगा, श्री नारायण प्रसाद। तो बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की बात आएगी बिहार में, तो श्री नारायण प्रसाद का नाम याद रखेगा। बिहार में अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो श्री नारायण प्रसाद का नाम याद रखना है, श्री नारायण प्रसाद का नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में स्वराज पार्टी का सचिव किसे बनाया गया था, अगर बिहार में सचिव की बात होगी तो श्री अब्दुल बारी का नाम याद रखिएगा, श्री अब्दुल बारी को सचिव बनाया गया था। जबकि कृष्ण वल्लभ सहाय, याद रखिएगा ये नाम, कृष्ण वल्लभ सहाय को सहायक सचिव बनाया गया था। दो बातें कि बिहार स्वराज पार्टी के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो बिहार स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया श्री नारायण प्रसाद को। किसको? श्री नारायण प्रसाद का नाम याद रखना है। और बिहार को स्वराज पार्टी का सचिव की बात पूछेगा तो सचिव किसको? श्री अब्दुल बारी को बनाया गया था, अब्दुल बारी को। और सहायक सचिव अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक सचिव, तो कृष्ण वल्लभ सहायक का नाम याद रखेगा, कृष्ण वल्लभ सहाय का नाम याद रखेगा, इन्हें सहायक सचिव बनाया गया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू जब 1923 में पटना नगर पालिका के मेयर चुने गए थे तो किस पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़े थे? तो जब वो पटना नगर पालिका के मेयर चुने गए थे तो स्वराज पार्टी के टिकट पे ही चुनाव लड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू 1923 में इसी स्वराज दल के टिकट पे पटना से मेयर चुने गए थे, ये बात आपको याद रखना है। आगे चल करके आप पढ़िएगा कि सुभाष चंद्र बोस भी जो है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ बनाए गए थे उस टाइम पीरियड में स्वराज पार्टी के टिकट पे ही। कहते हैं कि 1923 में जब विधानमंडल का चुनाव हुआ तो इस विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में कितनी विधानसभा के सीटों को पे जीत हासिल की थी? तो ये स्वराज पार्टी ने बिहार में कुल मिलाकर के 8 विधानसभा के सीटों पे जीत हासिल की थी। तो विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में कितनी सीटें जीती? तो आपको बताना है 8 सीटें जीती थी साथियों, 8 सीटें जीती थी। वहीं पर विधान परिषद की बात आएगी ना तो आप बताएंगे कि विधान परिषद में स्वराज पार्टी ने बिहार में 10 सीट जीती थी। तो दो बातें याद रखना है कि विधानमंडल में 8 सीट पे जीत हासिल हुई थी और विधान परिषद में 10 सीट पे स्वराज पार्टी को बिहार में जीत हासिल हुई थी, याद रखेगा उस टाइम पीरियड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसान समाचार के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। तो स्वामी विद्यानंद का नाम आप सभी लोग जानते हैं। स्वामी विद्यानंद किसान समाचार के संस्थापक माने जाते हैं साथियों, याद रखिएगा। स्वामी विद्यानंद किसके माने जाते हैं? तो किसान समाचार के संस्थापक कौन माने जाएंगे? तो याद रखिएगा किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद को ही माना जाता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहां से अगले प्रश्नों की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब पहला प्रश्न कहता है आपका कि हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है आपके पेपर में? तो सबसे पहले कि जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने 1892 में, जो प्रश्न है उसका आंसर ये हो जाएगा 1892 में इन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर, याद रखेगा किसके? तो लिबरल पार्टी मतलब उदारवादी दल, याद रखेगा लिबरल पार्टी का मतलब हो गया उदारवादी दल। लिबरल पार्टी के टिकट पे इन्होंने फिंसवरी से चुनाव जीता था। कहां से? तो फिंसवरी से, याद रखेगा इन्होंने फिंसवरी से चुनाव जीता। लिबरल पार्टी के टिकट पे इन्होंने फिंसवरी से चुनाव जीता था, याद रखेगा फिंसवरी से
चुनाव जीता था इन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पे। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो मेंबर बने थे ये हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बने थे। देखिए ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो भारत के लोकसभा के जैसा है, ठीक है। तो जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों का जो चुनाव होता है, व्यक्ति का चुनाव होता है, ये जनता करती है, उसी तरीके से भारत में भी लोकसभा सदस्यों का चुनाव तो जनता ही करती है। अब देखिए डॉक्टर ये दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1901 में, याद रखेगा 1901 में इन्होंने पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखेगा पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखेगा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखेगा ये एक महान इकोनॉमिस्ट थे, अर्थात एक महान अर्थशास्त्री कहलाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का थियरी भी दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी की बात करें तो कहा जाता है कि इन्होंने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की थियरी दी। कहते हैं कि इन्होंने बताया कि कैसे औपनिवेशिक सरकार के दौरान भारत से धन का बहिर्गमन ब्रिटेन की ओर किया गया, ये दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के माध्यम से इन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात करो कि पर कैपिटा इनकम इन्होंने ही, याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन इन्होंने ही किया था। पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन किसके द्वारा किया गया है? तो दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था कि उस समय भारतीयों की पर कैपिटा इनकम 20 रुपया था। याद रखेगा 20 रुपया इन्होंने बताया था। अब बात रही है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है साथियों। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। साथियों एक बात और आपको ध्यान रखना, इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। याद रखेगा भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। याद रखेगा भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। अब कहा जाता है कि इन्होंने 1866 में लंदन में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। याद रखेगा भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। याद रखेगा भारत सेवक समाज की स्थापना इन्होंने लंदन में करा था, जाके याद रखेगा लंदन में करा था, लंदन में। और उसके बाद 1851 में इनके बारे में कहा जाता है कि 1851 में इन्होंने गुजराती भाषा में एक मैगजीन निकाला था जिसे रफ्त गोफ्तार कहते हैं। रफ्त गोफ्तार के नाम से इन्होंने एक मैगजीन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। साथियों याद रखेंगे कि रफ्त गोफ्तार के नाम से इन्होंने एक मैगजीन का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। उसके बाद कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने ही 1939 में, याद रखेगा कि दादा भाई नौरोजी की जीवनी आरपी मसानी ने लिखा था। अगर हम बात करें कि इनकी जीवनी किसने लिखा था, तो इनकी जीवनी 1939 की बात है। आरपी मसानी का नाम याद रखेगा, आरपी मसानी ने इनकी जीवनी लिखी थी, ये बात भी याद रखेगा। अगर पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार करी है, तो कांग्रेस की, याद रखेगा इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार करी है। और 3 बार कब कब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी, तो सबसे पहली बार इन्होंने 1886 में करी, दूसरी बार 1893 में करेंगे, तीसरी बार 1906 में करेंगे। 1886 में जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं तो कहा जाता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू या पहले पारसी अध्यक्ष बने। उसके बाद 1893 में इन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षता करी, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। याद रखेगा लाहौर अधिवेशन की। जबकि 1886 की बात करें तो 1886 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करी। 1906 में इन्होंने कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन करा। कहते हैं कि 1906 में कोलकाता अधिवेशन में ही इन्होंने सबसे पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में कांग्रेस के पटल से प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1825 में, जबकि मृत्यु 1917 में 91 वर्ष की आयु में हो गई थी। इन्होंने भारत में
आर्थिक राष्ट्रवाद की थियरी दिया था और कहा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से लेकर के अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक ये तमाम पुस्तक इन्होंने ही लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संगठन जो था उस समय में, याद रखेगा, इसी का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के ही सलाह पर करी गई थी। याद रखेगा, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि रहनुमाई मासदायन, याद रखेगा, ये जो रहनुमाई मासदायन ये एक सभा हुआ करती थी, इसकी स्थापना 1851 में, फिर से मैं बोल दूं, रहनुमाई मासदायन, याद रखेगा, रफ्त गुफ्तार इनकी पत्रिका हुआ करती थी। और रहनुमाई मासदायन की बात करें तो ये इनकी सभा हुआ करती थी। एक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1851 में साथियों करी थी, याद रखेगा। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो स्पीच एंड राइटिंग, याद रखिएगा, मैं जो जो लाइन कहता हूं सारी चीजों को लिखिएगा। स्पीच एंड राइटिंग इनकी पुस्तक थी, ग्रांट ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी, पॉवर्टी इन इंडिया इनकी पुस्तक थी। ये तीन पुस्तक इनकी काफी फेमस थी, याद रखिएगा। स्पीच क्या कहते हैं, स्पीच एंड राइटिंग, याद रखिएगा। दूसरा ग्रांट ऑफ इंडिया और पॉवर्टी इन इंडिया, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी थी? तो नहीं बच्चे, आप जो लिख रहे हो ना कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक नहीं है लिखी हुई। अब आपको बताना है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है। अच्छा, मैं ही बता दूं, आरसी दत्त आपने नाम सुना होगा। आरसी दत्त जो कि महान अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उनकी लिखी हुई पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखेगा। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी से अगर इतना प्रश्न अगर आप कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत होगा। अब देखिए, ये जो 1906 में इन्होंने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कोलकाता, वो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। 1886 वाला अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा, जबकि इन्होंने जो 23वां अधिवेशन जो इन्होंने 6 में किया, वो 22वां अधिवेशन तैयार रखा। तो प्रश्न ऐसे पूछाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने रखा था? तो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 वाला, याद रखिएगा, 1906 वाला अधिवेशन। तो देखिए, इतने सारे फैक्ट्स हमने आपको बता दिया दादा भाई नौरोजी के बारे में। इतने सारे फैक्ट्स आपने दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा। भारत सुधार समिति की स्थापना, याद रखेगा, यहां पे भारत सुधार समिति कर लीजिए इसको, भारत सुधार समिति, याद रखेगा, किसके स्थापना का था? इन्होंने भारत सुधार समिति की स्थापना, भारत सुधार समिति की स्थापना कहां करा था? तो भारत सुधार समिति की स्थापना इन्होंने लंदन में करा था, यह बात याद रखेगा, लंदन में। भारत सेवक समाज की बात करें तो ये किनकी थी संस्था? तो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था थी और भारत सुधार समिति की स्थापना इन्होंने करा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद, अच्छा, ये बक्सर की लड़ाई हुई कब थी? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर, जब बक्सर की लड़ाई की चर्चा हो गई है, तो बक्सर की लड़ाई एक्चुअली हुई कब थी? तो 22 अक्टूबर की बात है। 22 अक्टूबर 1764, याद रखिएगा, 1764 को ये लड़ाई हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर को हुई थी। ये लड़ाई हुई किसके बीच में थी, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जो लड़ाई हुई थी, एक तरफ जो थे वो ब्रिटिश सेना थी, याद रखिएगा, एक तरफ ब्रिटिश सेना लड़ रही थी और दूसरी तरफ कौन थे? तो ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रहे थे कौन? तो याद रखिएगा, तो भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का नाम पहले लिखिए, शाह आलम सेकंड, याद रखिएगा। उसके बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला का नाम याद रखिएगा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मीर कासिम का नाम याद रखिएगा। ये मीर कासिम बंगाल के एक्स नवाब हुआ करते थे, याद रखिएगा। इन तीनों की तिकरी सेना हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बक्सर की लड़ाई है, इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका आपको आंसर करना है कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करता कौन है बक्सर की लड़ाई में। तो मैं बता दूं इसका नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो, याद रखेगा, इसका नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो। अगर बात किया जाए कि किसकी जीत होती है इसमें, तो मैं बताऊं कि इसमें जो जीत होती है बच्चों, वह जीत ब्रिटिश सेना की होती है। ब्रिटिश सेना जीत जाएगा, जबकि ये त्रिगुट की सेना हार जाती है। कहा जाता है कि 1765 में इसी बक्सर की लड़ाई के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि करी गई थी, याद रखिएगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अब अगर हम इलाहाबाद की संधि की बात करें
तो ये इलाहाबाद की संधि जो हुई थी साथियों, इसमें भी एक बात याद रखना है आपको, ये कितनी संधि हुई? तो ये 2 संधि हुई। सबसे पहली संधि और दूसरी संधि की बात करते हैं। 12 अगस्त 1765 को याद रखेगा, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि होती है। वहीं पे 16 अगस्त 1765 की बात करें, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी। अगर हम इलाहाबाद की पहली संधि की बात करें तो यह संधि किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? एक तरफ कौन होगा? एक तरफ होगा रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, एक तरफ कर्नल क्लाइव कहिए या रॉबर्ट क्लाइव कहिए। दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ शाह आलम सेकंड होगा, शाह आलम सेकंड। याद रखिएगा, शाह आलम सेकंड। और नजमुद्दौला का नाम याद रखना है, नजमुद्दौला होगा। वहीं पर दूसरी संधि की बात करें तो दूसरी संधि जो हुआ था, ये दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव का किसके साथ हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव का दूसरी संधि जो हुआ था, ये हमारे अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। अवध के नवाब सुजाउद्दौला का नाम आपको याद रखना है। अब समझिएगा कि इसी इलाहाबाद की पहली संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई, इसी संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव को बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानी का अधिकार मिला था। कहा जाता है कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल से दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार किस संधि के तहत मिला था रॉबर्ट क्लाइव को? तो आपको बताना है कि ये इलाहाबाद की प्रथम संधि थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय से ये अधिकार ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त किया था। ब्रिटिश कंपनी ने प्राप्त किया था, सरकार ने नहीं, क्योंकि कंपनी का शासन चल रहा था। सरकार का शासन, ब्रिटिश सरकार का शासन तो 1858 में आरंभ होगा। याद रखेगा, 1858 में होगा। रॉबर्ट क्लाइव के लिए एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें स्वर्ग से उत्पन्न या स्वर्ग से उतरा सेना नायक भी कहा गया है। कहा जाता है कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक के तौर पर, वास्तविक संस्थापक के तौर पर इसी रॉबर्ट क्लाइव को इतिहास में जाना जाता है। याद रखिएगा, कहते हैं कि दूसरी संधि जो हुई थी, यह संधि सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। तो इतने सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो याद रखेगा, इलाहाबाद की संधि इसका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? अगर हम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका आपको आंसर बताना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था साथियों? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, याद रखेगा, ये पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है, याद रखेगा। तो ये जो पत्रिका है, ये पत्रिका इंडिया हाउस, गदर पार्टी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या बर्लिन कमेटी, तो ये पत्रिका इंडिया हाउस के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ये जो इंडिया हाउस है, ये जो इंडिया हाउस है, यह इंडिया हाउस एक्चुअली में कहां था? ये इंडिया हाउस लंदन में था। याद रखेगा, ये इंडिया हाउस लंदन में हुआ करता था। अगर हम इंडिया हाउस के संस्थापक की बात करें कि इस इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो अब बताएंगे कि इस इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम याद रखेगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। याद रखेगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा इस इंडिया हाउस के संस्थापक हुआ करते थे साथियों। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक हुआ करते थे। अगर हम बात करें कि ये इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही एक पत्रिका का संचालन किया था, जिसको हम लोग द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। याद रखेगा, इसी इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा हुआ करते थे, जिन्होंने कर्जन वाइली की हत्या लंदन में करी थी। याद रखेगा, कर्जन वाइली की हत्या लंदन में किसने करी थी? मदन लाल ढींगरा ने करी थी। कर्जन वाइली का नाम याद रखेगा, कर्जन वाइली का नाम याद रखेगा। कुछ किताब में इसको कर्नल वाइली भी कहा जाता है। मदन लाल ढींगरा का नाम आपको याद रखना है, मदन लाल ढींगरा ने ही इसकी हत्या करी थी। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या आखिर करी कब थी? क्या 1908 में करी थी या 1909 में करी थी? आपको आंसर करने हैं कि कर्नल वाइली की हत्या एक्चुअली में किस वर्ष करी गई थी। इसका आंसर आप बच्चों को करना होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब समझिएगा, अगर हम कहें कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन, यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन एक्चुअली में कब किया गया है, तो यूनिवर्सिटी कमीशन की बात होती है तो हम किसका नाम लेंगे, तो याद रखेगा ये गठन करी गई थी 1902 में। ये टॉमस रैले कमीशन का गठन कब किया गया, टॉमस रैले, याद रखेगा टॉमस रैले कमीशन जो था, टॉमस रैले की अध्यक्षता में यह रैले कमीशन आया 1902 में आया था। इसी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब बात आती है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना तो इसी कमेटी के सिफारिश पर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में करी गई। विश्वविद्यालय आयोग की बात करें, विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो इसी कमीशन के सिफारिश पे, रैले कमीशन के सिफारिश पे ही 1904 में इसका गठन किया गया था। याद रखेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आ गए 1904 में। क्या आए थे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, याद रखेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के शासन काल में आया, किस वायसराय के शासन काल में आया, तो बच्चों आप इसका आंसर करेंगे लॉर्ड कर्जन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत का वायसराय रहा, तो 1899 से 1905 तक ये भारत का वायसराय रहेगा। इसके टाइम पीरियड में ही याद रखेगा कि पुलिस सुधार के लिए एक कमीशन बनाया गया, पुलिस सुधार के लिए एक कमीशन बनाया गया, उसका नाम था फ्रेजर आयोग। याद रखेगा फ्रेजर आयोग का नाम, याद रखेगा फ्रेजर आयोग का गठन पुलिस सुधार के लिए ही किया गया था, याद रखेगा। इसी के समय में गुप्तचर विभाग सीआईडी की स्थापना करी गई थी। गुप्तचर विभाग की स्थापना की बात करें तो गुप्तचर विभाग मतलब सीआईडी की स्थापना इसी के समय में करी गई थी, ये बात भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि 1903 में सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन अगर पूछा जाए, सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ, तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड की सबसे प्रमुख घटनाओं में बंगाल विभाजन माना जाता है। याद रखेगा बंगाल विभाजन, याद रखेगा बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ साथियों, तो बंगाल विभाजन की घटना लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ही माना जाता है। याद रखेगा टाइम पीरियड में ही माना जाता है, याद रखेगा। अगर हम बात करें कि सिंचाई आयोग, कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किसके समय में किया गया, तो इसी व्यक्ति के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में ही सिंचाई आयोग का भी स्थापना किया गया था। याद रखेगा सिंचाई आयोग का भी स्थापना किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में ही साथियों किया गया है सिंचाई आयोग की स्थापना। ठीक है, उसके बाद मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक, याद रखेगा एक अकाल आयोग का गठन भी किया गया था। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, मैकडोनाल्ड, याद रखेगा मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की बात करें, अकाल आयोग की बात करें तो इस अकाल आयोग का गठन भी इसी समय में साथियों किया गया है लॉर्ड कर्जन के समय में। तिब्बत मिशन जिसपे कर्जन ने एम यंग हस्बैंड कमीशन भेजा था, या एम यंग हस्बैंड कमीशन, याद रखेगा एम यंग हस्बैंड कमीशन जो भेजा गया था ये भी इसी के समय में भेजा गया था। याद रखेगा एम यंग हस्बैंड कमीशन भी इसी के समय में गया था। ये सारी चीजें याद रखेगा। तो लॉर्ड कर्जन, देखिए वायसराय और गवर्नर जनरल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें। जितनी भी चीजें मैंने बताया है वो सारी की सारी चीजें आप अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे खासे प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं। अब एक बार हम इन शॉर्टली एक्सप्लेन कर दें कि शैक्षणिक सुधार के लिए रैले कमीशन, याद रखिएगा जो 1902 में बना था टॉमस रैले की अध्यक्षता में, और इसी कमीशन के सिफारिश पर 1904 में किसका गठन किया गया, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। उसके बाद तिब्बत विजय के लिए एम यंग हस्बैंड कमीशन इसी के समय में आया था। उसके बाद सिंचाई आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन इसी के समय में। उसके बाद फ्रेजर आयोग का गठन पुलिस सुधार के लिए इसी के समय में। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन
भी इसी के समय में हुआ और सबसे विवादित फैसले इसके द्वारा बंगाल विभाजन का जो लिया गया था वह रहा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कहता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किसकी है? देखिए ये दो पत्रिका अक्सर आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। अगर हम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मैगजीन की बात करें तो ये श्रीमती एनी बेसेंट की मैगजीन है। ये किनकी मैगजीन है? श्रीमती एनी बेसेंट की मैगजीन है। अगर एनी बेसेंट का नाम याद आया तो याद रखेगा 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कलकत्ता अधिवेशन की क्या करी थी? तो अध्यक्षता करी थी, याद रखेगा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करा था। दूसरी बात क्या है कि ये जो एनी बेसेंट है इनके बारे में कहा जाता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम याद रखेगा, महिला अध्यक्ष का नाम याद रखेगा। अच्छा एक बात और याद रखेगा, ये पहली महिला अध्यक्ष है लेकिन ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं है। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात आएगी ना साथियों तो 1925 में सरोजनी नायडू का नाम आपको याद रखना है। सरोजनी नायडू याद रखेगा, सरोजनी नायडू 1925 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अच्छा आजादी से पहले अगर पूछा जाए कि कितने महिलाओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी, सबसे पहली महिला तो हमारी श्रीमती एनी बेसेंट हुई जो कि आयरलैंड के रहने वाली थी, आयरिश मूल की महिला थी, इसलिए ये महिला अध्यक्ष तो कहलाई लेकिन भारतीय महिला नहीं थी। दूसरी तो मैंने बता ही दिया सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। और तीसरा पूछा जाए तो तीसरा का नाम आपको बताना है वो कौन थी? तो एम नलिनी सेन गुप्त का नाम याद रखेगा। 1933 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्त के द्वारा किया गया था। अब श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में एक बात और याद रखेगा, 1907 में इनके बारे में याद रखेगा कि ये कौन से आयोग की अध्यक्ष बनती है, आपको बताना है तो थियोसोफिकल सोसाइटी, याद रखेगा थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनती है, थियोसोफिकल सोसाइटी। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताना है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? और चूंकि इसके संस्थापक मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट थे, आपको बस इसलिए बताना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के एक्चुअली में स्थापना कब हुई थी। अगर एनी बेसेंट का नाम आएगा तो 1916 में जो भारत में होम रूल लीग मूवमेंट चलाए गए थे ना, ये होम रूल लीग मूवमेंट का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कहा जाता है कि 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाए और इसी होम रूल लीग आंदोलन के दौरान 1917 में ये जेल गई, याद रखेगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि फेबियन आंदोलन, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फेबियन आंदोलन, तो फेबियन आंदोलन की जब भी बात होगी कि फेबियन आंदोलन किसने चलाया था तो आप एनी बेसेंट का नाम बताएंगी, एनी बेसेंट का नाम बताएंगी कि एनी बेसेंट ही फेबियन आंदोलन चलाए थे। और होम रूल आंदोलन तो मैंने बता ही दिया, होम रूल मूवमेंट मैंने बता ही दिया। अगर मैं ये पूछूं कि इन्होंने जो होम रूल मूवमेंट चलाया था वह कैसा था तो आप बताएंगे इसका स्वरूप अखिल भारतीय था। कैसा था? तो इनके द्वारा चलाया गया होम रूल मूवमेंट का स्वरूप अखिल भारतीय था। अच्छा एक और भारतीय है जिन्होंने एनी बेसेंट के साथ में ही होम रूल लीग मूवमेंट चलाए थे, उन व्यक्ति का नाम आपको पूछेगा तो आप तिलक बताएंगे, बाल गंगाधर तिलक नहीं, 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था, याद रखेगा 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट उनके द्वारा भी चलाया गया था। अब बात आती है कि श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो इनके बारे में एक और प्रश्न याद रखेगा कि श्रीमती एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था को लेकर के सहमति बन पाई थी साथियों, याद रखेगा। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जा सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि हमारी पूरी की पूरी टीम जितने दमखम और जितने जोश और खरोश के साथ में चीजों को आपके सामने में रखती है, अगर आप इसका कॉपी पे लिख लेंगे ना, सारी चीजों को अगर समझ जाएंगे तो याद रखेगा आपका एग्जामिनेशन इसमें भी पार हो जाएगा। सो इसलिए
आप लोग सारी चीजों को समझिएगा। और एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग भी पूछ रहे हैं कि सर आपका बैच कब आ रहा है, मैं बता दूं कि हमारा बैच बहुत जल्द आ रहा है। हो सकता है कल को बैच हम लॉन्च कर दें, अगर ज्यादा डिले होगा तो परसों बैच लॉन्च की जाएगी, ठीक है। अच्छा आ गया, चलिए गुड न्यूज है हमारे एप्लीकेशंस। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अभी अभी सूचना मिला है हमें कि हमारी बैचेस आ चुकी है। अब बस हमारे तरफ से डिले है, जो कंपनी की तरफ से डिले थी वो खत्म हो चुकी है। हम लोग जस्ट बैच को लॉन्च कर देंगे, सारी प्राइसेस डिस्क्लोज कर दी जाएगी। सो डोंट बी वरी। फी कितना डिसाइड किया गया है सर? देखिए शंकर सर कह रहे हैं कि कम्युनिटी में मतलब हाँ चैट बॉक्स में हम लोग अभी पिन कर दे रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के लिंक को, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और बहुत खुशी की बात है कि पूरे दिन हजारों हजार कॉल आ रहे हैं कि सर आपका बैचेस कब आएगा, आपके बैच कब आ रहे हैं, कब आप लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो वह बैच लॉन्च की घड़ी अब आ चुकी है। पूरी तरीके से हमारे एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मैं आपके कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिसने डाउनलोड कर रखा है वो अपडेट कर लीजिएगा जाकर के। फिर से मैं बताऊं कि अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे एप्लीकेशंस को ढूंढेंगे ना तो द ऑफिसर्स अकेडमी सॉरी द ऑफिसर्स अड्डा लिखिएगा, ऑफिसर्स में अपोस्ट्रोफी एस जरूर दीजिएगा, बिना अपोस्ट्रोफी एस का आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो अपोस्ट्रोफी एस लिखिएगा, ये द ऑफिसर्स अड्डा अब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और बैचेस की प्राइस क्या रहेगी, बहुत सस्ता रखेंगे। सो डोंट बी वरी, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और कम पैसे में पढ़ाए जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं ही आप तमाम बच्चों को कांग्रेचुलेशन कर देता हूं कि बच्चे आपने जिस संस्था को खड़ा किया है, आपकी संस्था ने प्ले स्टोर पर अपने बैच को लॉन्च कर चुकी है, प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन लॉन्च कर चुकी है। ये आपकी संस्था है और आपका एप्लीकेशन अब आ चुका है। आप लोग डाउनलोड करिए, इसको शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें आप करेंगे, आपकी पूरी टीम जो खड़ी है ना यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, उन्हें काफी मदद मिलेगा खड़े होने में, आगे बढ़ने में, याद रखिएगा। चलिए अब अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मार्च 1816 में सुगौली की संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? चलिए आपको बताना है, सुगौली की संधि की बात कर रहा है। आपको बताइए कि जो सुगौली की संधि साथियों हुई थी वह किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, याद रखेगा। सुगौली की संधि तो मार्क्विस हेस्टिंग्स का नाम याद रखेगा, मार्क्विस हेस्टिंग्स का नाम रखिएगा। 1813 से लेकर के, याद रखेगा, 1813 से 1823 तक ये एकमात्र और इकलौता व्यक्ति है, ये इकलौता गवर्नर जनरल है जो 10 साल तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पे रहा था, 1813 से 1823 तक। और इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, याद रखेगा। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, याद रखेगा, आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय में हुआ था। ये आंग्ल नेपाल युद्ध साथियों 1814 से 1816 तक चला था। और कहते हैं कि इसी के पश्चात इस युद्ध की समाप्ति इसी सुगौली की संधि के तहत हुई थी, याद रखेगा। सुगौली की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो जो सुगौली की संधि है ये एक्चुअली हुआ कब? 1816 में हुआ था, याद रखेगा। 1816 में ये सुगौली की संधि होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों। 1816 में ये सुगौली की संधि मार्क्विस हेस्टिंग्स के समय में हुई थी, याद रखेगा। मार्क्विस हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। कहा जाता है कि अभी जो वर्तमान में काला पानी सीमा विवाद, आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो काला पानी सीमा विवाद है, ये काला पानी सीमा विवाद भी भारत और नेपाल के बीच में है। काफी चर्चा में रहता है ये काला पानी सीमा विवाद, और ये सुगौली की संधि की ही देन है, याद रखिएगा। भारत में जो कुछ जगह आप लोग देखते हैं ना, सिमरा, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, देखिए ये शिमला जहां पर आप लोग ब्याह के बाद हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, उसके बाद नैनीताल, कहते हैं ना कि तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, ठीक है। तो शिमला, नैनीताल, मसूरी, ठीक है, मसूरी की वादियों में शानदार मजा आएगा जब भी आप जाएंगे तो, ठीक है। और रानीखेत जहां पर राजा हिंदुस्तानी मूवी का शूटिंग हुआ था, रानी खेत नहीं,
ये सारे चीजें, ये जो सारे के सारे हिंदुस्तान के हिल स्टेशन है ना, हिल स्टेशन है ये सारे के सारे, ये हिल स्टेशन हमें सुगौली के संधि के पश्चात ही नेपाल से मिला था। तो आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके, ये शिमला जहां आप हनीमून मनाने का आपका फर्स्ट चॉइस होता है, ये नैनीताल जिसको आप लोग कहते हैं तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया नहीं, उसके बाद मसूरी, ये जो मसूरी है कहते हैं ना, आपने सुना होगा राज मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई थी मसूरी में ही, और रानीखेत जहां पर राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी। ये सारे के सारे जगह कभी हमारे नहीं थे, ये नेपाल के अंडर में था, ये नेपाल का था। कहते हैं कि 1816 के सुगौली की संधि में इन तमाम जगहों को मार्क्सस हेस्टिंग्स ने नेपाल से जबरन हथिया लिया था, याद रखिएगा। इसके बाद काला पानी नदी विवाद, अगर हम बात करें काला पानी जो नदी विवाद है, यह भी भारत और नेपाल के बीच है, और कहा जाता है कि यह भी सुगौली के संधि के पश्चात ही हुआ था, याद रखिएगा, सुगौली के संधि के पश्चात। मार्क्विस हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से 1818 तक चला था। ये भी मार्क्विस हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही साथियों हुआ था, मार्क्विस हेस्टिंग्स के समय में ही ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1833 का चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? चलिए इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? प्रश्न कहता है कि 1833 का चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो आपने विलियम बेंटिंग का नाम सुना होगा ना, विलियम बेंटिंग। ये जो विलियम बेंटिंग है ना, इनके बारे में दो बातें याद रखेगा। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं, और यही भारत के प्रथम वायसराय भी कहलाते हैं, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों विलियम बेंटिक ही कहलाते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया था, याद रखिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इस चार्टर एक्ट की खासियत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा व्यापारिक अधिकार ले लिया गया, सारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो ट्रेड राइट्स थे, वो सारे के सारे ट्रेड राइट्स को एंड कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में 1854 में डाक तार अधिनियम पारित हुआ था? आपको बताना है किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में डाक तार अधिनियम पारित हुआ था। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग हमें करके दिखाइए, इसका आंसर आप सभी लोग हमें करके बताइए कि किस वायसराय के शासनकाल में डाक तार अधिनियम पारित हुआ था। आपको बताना है कि किसके शासनकाल में डाक तार अधिनियम पारित हुआ था। तो जरा सा इसका आंसर करिएगा, जरा सा, किसके शासनकाल में डाक तार अधिनियम पारित हुआ था? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में डाक तार अधिनियम पारित हुआ था, आपको बताना है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक भारत के ये क्या रहे थे, याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर ये रहे थे, गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। इसी के समय में याद रखिएगा 1854 में डाक तार अधिनियम आया। तो देखिए इसके समय में क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1854 में इसके समय में डाक तार अधिनियम, याद रखिएगा, डाक तार अधिनियम की बात करें तो डाक तार अधिनियम भी इसी के समय में आया। 1853 में बंबई से ठाणे रेल लाइन की बात होगी, बंबई से
ठाणे रेल लाइन की बात, बंबई से ठाणे रेल चलाने की बात होगी, याद रखेगा रेल। ये भी किसके समय में चला था? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चला था, याद रखेगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को कहां से? तो ये ट्रेन है ये बंबई से बोरी बंदर, बंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चली थी, याद रखेगा। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने बनाया था, ठीक है। तो ये ट्रेन चली थी। उसके बाद तार सेवा की बात करें, तार सेवा, ये तार सेवा जो है, ये टेलीग्राफ सेवा इसको कहते हो, ये आगरा से पर्ल हार्बर, कलकत्ता के पर्ल हार्बर के बीच में ये तार सेवा चला था। नहीं, उसके बाद डाक तार अधिनियम तो मैंने बता ही दिया। इसके समय में डलहौजी के समय की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत जो है इसी का दिया हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो ये इसी के समय की बात है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? अब कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था। तो साथियों, भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की जब भी बात आएगी तो लॉर्ड मेयो का नाम याद रखेगा, लॉर्ड मेयो का, बिल्कुल लॉर्ड मेयो के समय में। अच्छा, लॉर्ड मेयो के समय में ही प्रथम जनगणना की बात आएगी। प्रथम जनगणना कब हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लेकिन यह प्रथम जनगणना हुआ कब था? तो याद रखेगा 1872 में हुआ था पहला जनगणना, लॉर्ड मेयो के समय में ही। इसी के समय में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन भी किया गया था, याद रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में नील विद्रोह हुए थे? अगर बात नील विद्रोह की आएगी तो आपको बताना है कि किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में नील विद्रोह देखा गया है। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे कि किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में नील विद्रोह देखे गए हैं साथियों। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर करिएगा। नील विद्रोह किसके समय में देखे गए हैं बंगाल में? आपको बताना है कि किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में नील विद्रोह देखे गए हैं। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से करिएगा। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहली बात कि ये नील विद्रोह हुआ कब था? अगर हम बंगाल में नील विद्रोह की बात करें तो ये नील विद्रोह 1859 में हुआ, 1859 में हुआ। कहां हुआ था? तो बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। नदिया जिला याद रखिएगा, नदिया जिला कहां पे? बंगाल में हुआ था। इसके नेता का नाम पूछेगा कि आखिर ये नील विद्रोह किसने किया था। अगर नील विद्रोह की बात करें कि इसके नेता कौन थे या नेतृत्वकर्ता की बात करें, नेतृत्वकर्ता की बात करें तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का नाम आपको याद रखना है। दिगंबर विश्वास प्लस विष्णु विश्वास का नाम याद रखेगा, विष्णु विश्वास का नाम याद रखेगा, विश्वास का नाम याद रखेगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने ही नील विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखेगा, ठीक है। बंगाल का नदिया जिला। तो ये हमारा प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था। अगर लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड में पूछा जाए तो याद रखेगा 1857 में, इसी के समय में 1857 में इसी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही याद रखेगा कि ये तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। 1861 में इसी के समय में याद रखेगा कि आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जैसे दंड विधियां को पारित किया गया था। 1861 में मद्रास, बंबई और कोलकाता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना इसी के समय में की गई थी। नील विद्रोह की बात आएगी, वह भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही हुआ। विधवा पुनर्विवाह कानून यह भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था, याद रखेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन के प्रश्न हमारे समाप्त हो रहे हैं। अब कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है जब सेशन एंड हो जाएगा। और ये आपके होमवर्क सीरीज के अंतर्गत ही प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपको ये सारे के सारे होमवर्क करके आने हैं घर से। पहला क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया?
1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक बिहार का कौन सा जिला प्रभावित रहा? बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना की गई? बिहार में किस आंदोलन के दौरान मुठिया प्रथा चलाई गई थी? सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किसने किया था? बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा था? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? बिहार में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? और एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहां स्थितियां सबसे गंभीर रही थी? हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है? और साथियों, जिस जोश और जुनून और जिस जज्बे के साथ आपने हमें पूर्व के प्लेटफॉर्म पर देखा है, उस जोश जुनून जज्बा और शानदार कंटेंट के साथ हम आपको अब द ऑफिसर्स अड्डा पे मिलेंगे। हमारे एप्लीकेशंस आ गए, हम बहुत खुश हैं। हमारी खुशी की ठिकाना आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारी खुशी का ठिकाना आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि आप लगा ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले एप्लीकेशंस को आप लोग क्या करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। देखिए, बैचेस का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप अगर बैच हमसे खरीदेंगे ना, ये हमें एक आर्थिक मदद देगा, एक आर्थिक सपोर्ट देगा, और आपके इसी आर्थिक मदद, इसी आर्थिक सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए चलिए, अब हमारी मुलाकात कल होगी, और आज आपकी मुलाकात अब होगी मिस्टर केसरी सर से। वो आपको साइंस के प्रश्नों को करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।